बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब हो गया कि हम देखने जा रहे हैं एस वर्सेस टी कर्व। कौन सा ग्राफ करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं अब एस वर्सेस टी ग्राफ। सो लेट्स डू दिस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का किस तरह से अपने को ड्रॉ करना है। तो एक बार वो जो मोशन अंडर ग्रेविटी है उसको एक बार थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा कि इनिशियली अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u एंड एट अ सर्टेन हाइट इट कम्स टू रेस्ट, देन इट मूव्स बैक and finally it again reaches the same point with the same velocity u in just opposite direction, है ना। तो ये एक बेसिक थॉट है अपना। इसमें ऊपर जा रहे हैं और इसमें हम नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या है अपना पार्टिकल, वो जो है वो रेस्ट में। तो ये एरो ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप लगेगा कि इनिशियली किसी स्पीड से आ रहा है। तो इनिशियली इसका स्पीड जो है वो 0 है। ये हमने लिखा था कि साहब पॉइंट ए है, दिस टॉप इज पॉइंट बी एंड अगेन दिस बॉटम इज पॉइंट सी। तो ए से बी की यात्रा ऊपर और बी से सी की यात्रा जो है वो नीचे है। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये कैसे होगा साहब? अच्छा, ड्यूरिंग बोथ दीज जर्नीज वेदर इट इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, acceleration is always in downward direction, so this is -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, वो तो उतना ही है हमेशा। अब बच्चों बात करते हैं कि हमें एस टी ग्राफ बनाना है, तो फॉर्मूला क्या यूज होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बेसिक रूल है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में यू तो चलिए ठीक ही है, ए की जगह क्या पड़ जाना है? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो आपको अगर याद हो तो जब हम लोग शुरू में मैंने आपको ग्राफ सिखाया था तो मैंने बताया था कि अगर हम एस वर्सेस टी ग्राफ बनाए तो एस में क्या है कि ये 1 डिग्री और टी में 2 डिग्री है। तो समथिंग लाइक वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उस तरह का है। तो ये हमेशा एक पैराबोला आएगा। अच्छा, पैराबोला आएगा तो ठीक है। एक चीज और कर लेते हैं क्या, फिर ग्राफ की चर्चा करते हैं। बच्चों, अगर हम पॉइंट ए की बात करें और पॉइंट सी की बात करें, तो ए तो शुरुआती पॉइंट ही है, तो ए तो रिप्रेजेंट करता है से टी इज इक्वल टू यू बाई जी को, सॉरी ए रिप्रेजेंट करता है टी इक्वल टू 0 को, ए किसको रिप्रेजेंट करता है? टी इक्वल टू 0 को, और सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2u बाई जी को, क्योंकि ए तो इनिशियल पॉइंट है जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। u बाई जी टाइम लेके ऊपर जाएगा, फिर उतना ही टाइम लेके वो नीचे आ जाएगा, सी पर आ जाएगा। तो साहब अगर हम ऐसे सोचें कि एट पॉइंट्स ए एंड सी दोनों जगह पर जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 ही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को आप 0 रखें तो यहां से आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर इसको टी को अगर हम कॉमन ले लें तो यू माइनस हाफ जी टी, और ये हो गया 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक बार टी का वैल्यू आएगा 0 और एक बार टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2u बाई जी। देखो, तो यही आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि पॉइंट ए और सी दोनों पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो जो पॉइंट ए है वो टाइम 0 को रिप्रेजेंट करता है, और बच्चों जो पॉइंट सी है ये पॉइंट ए है, और 2u जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्योंकि इनिशियली भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और फाइनली भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जहां से चालू किए वहीं वापस आ गया अपना पार्टिकल। तो क्या हो रहा है कि टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब जैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करना है तो देखो कैसे ड्रॉ करोगे। अब इस ग्राफ की ड्राइंग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, S इज इक्वल टू यू टी और ये -12 GT स्क्वायर बोल के ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखो, तो ये ग्राफ बनाना है अपने को, S इज इक्वल टू यू टी -12 GT स्क्वायर, या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, T बाहर ले लें तो ये हो जा रहा है U -12 GT। ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर क्या है ना, जो जैसे अगर हम स्टैंडर्ड ग्राफ देखें तो हम लोग इस तरह का ग्राफ जब देखते थे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो ग्राफ बोलते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि साहब इससे दो तरह के ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ बनता है विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, और सर एक ग्राफ बनता है ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। एक ग्राफ बनता है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला और एक ग्राफ बनता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड पैराबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स हो गया और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। तो ये सब बेसिक डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैथ्स में भी मैंने आपको सिखाया इनइक्वालिटीज में, और फिजिक्स में भी बेसिक मैथ्स में तो हमने किया ही हुआ है। तो हम लोग y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और ए पर निर्भर करेगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड। अब जैसे इस ग्राफ को देखो, तो अपने को ग्राफ में जो दो एक्सिस लेनी है वो कौन सी लेनी है बच्चों? तो अपने को जो दो एक्सिस लेनी है वो लेनी है एस वर्सेस टी, है ना। तो चलो एस वर्सेस टी दिखाते हैं बना के तुमको। तो हमने क्या किया कि ये दो एक्सिस ड्रॉ कर दी, उसमें ये जो पहली जो वर्टिकल एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो टाइम है, और ये अपना है ओरिजिन। अब जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके दो फैक्टर ऑलरेडी दिख रहे हैं, एक है टी और एक है ये। तो इससे टी इक्वल टू 0 आ रहा है और इससे टी इक्वल टू क्या आ रहा था बच्चों? 2u/g। तो देखो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, और ये ओपनिंग कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला है। तो जब इस ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो देखो ड्राइंग करने पर ही कैसा नजर आएगा, सीखो। तो जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, और इसका एक रूट है t इक्वल टू 0 और दूसरा t का वैल्यू कितना है? 2u/g। सो दिस पॉइंट इज t इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज t इज इक्वल टू 2u/g। तो ऐसा हो गया ये s वर्सेस t ग्राफ। अच्छा, फिर ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, तो देखो आप सोचो जरा इसकी यात्रा कैसे चल रही है। 0 डिस्प्लेसमेंट से चालू हुआ और ऊपर ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कब तक बढ़ रहा है? जब तक इसका जो वेलोसिटी है वो 0 ना हो जाए, रुक ना जाए। और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हिस्सा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर नीचे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। लेकिन इनिशियल पॉइंट से आप देखें तो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, तो जब वो वापस गिर जाएगा तो जहां से शुरू किए थे वहीं वापस आ गए, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कहें कि साहब ए बी सी के हिसाब से देखें तो ये जो पॉइंट है इसको आप पॉइंट ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं जहां से आपने प्रोजेक्ट किया था। ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये हो गया फिर से अगेन जब वो हिट करता है ग्राउंड को तो वो दूसरा पॉइंट हो गया नीचे। अच्छा, ये जो टाइम है तो ये टाइम क्या हो जाएगा? u/g हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। अब अगर मान लीजिए ऐसे सोचिए कि इसी में और कलाकारी कुछ कर सकते हैं। कैसे?
जैसे कोई कहता है, एक बात बताइए कि आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं। कहाँ खड़े साहब? छत पे खड़े हैं। आपने पार्टिकल फेंका ऊपर फेंका, और इस तरह से फेंका कि जब वो वापस आए तो एकदम छत के कॉर्नर पे खड़े, किनारे खड़े। तो आपने पार्टिकल फेंका ऊपर गया। अब क्या हो, जब वो नीचे गिरे तो छत पे ना गिर के बिल्कुल छत को किस करते हुए, छत को एकदम टच करते हुए नीचे चला जाए। तो अगर अब इस ग्राफ को और आगे आप बढ़ा दें, अगर इस ग्राफ को आप से आगे बढ़ा दें ऐसे, तो फिर वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में काउंट हो जाएगा। मतलब जिस लेवल पे आप खड़े थे ये उसी लेवल पे आ गया 2u/g। अगर फिर और नीचे गिरने का स्कोप होगा तो फिर ये और नीचे चलता चला जाएगा, और स्कोप नहीं है तो फिर यहीं पे रुक जाएगा। अच्छा, फिर और आगे तमाम बातें आ सकती हैं कि जैसे ऐसे बोला जाए कि साहब पार्टिकल जो है वो टकराता है, और टकराने के बाद नेचुरली टकराएगा तो फिर उछलेगा। तो अगर इस तरह का ग्राउंड है कि पार्टिकल टकराने के बाद उछले, तब फिर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अभी हम उन सारे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना देख रहे हैं कि जहां खड़े थे हमारा पार्टिकल वहीं आके रुक गया बस, या उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उस समय मतलब नहीं। हमें t=0 से 2u/g तक की ही बात करनी है, ऊपर जाना और नीचे आना, दैट्स इट। ठीक, फिर तो उसके लिए आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो वो जैसे जैसे आप आगे सीखते जाओगे तो यू कैन ड्रॉ योर सेल्फ, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट पहले ये बेसिक्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो हमने इसमें क्या सीखा, एक तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, वाई ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि अब यहाँ पर टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है ना। यहाँ पर वाई एक्सेस की जगह एस हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सेस की जगह कौन सा एक्सेस है, टाइम एक्सेस है, हॉरिजॉन्टल। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे। अच्छा देखो, अगर ये ग्राफ बनाते हैं ना तो आप t=tu/g ग्राफ की मदद से भी बता सकते हैं। कैसे? देखो ग्राफ की मदद से कैसे बता सकते हैं, सीखो। जैसे s का वैल्यू आप कैसे लिखते हो, तो आप लिखते हो -12g t², और फिर आप लिखते हो u × t। तो ये कुछ इस तरह का है, y = ax² + bx, है ना, यानी ये b है और ये है x। अच्छा, c तो है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। तो अगर आप एक इस तरह के पैराबोला के बारे में सोचें, y = ax² + bx + c, तो इसका जो वर्टेक्स लिखा जाता है वो वर्टेक्स क्या लिखा जाता है साहब? तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप लिखते हो -b/2a, और आप लिखते हो -d/4a। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। तो -b/2a जब लिखेंगे तो ये क्या दिखेगा, तो b कितना है साहब, तो b है यहाँ पर, p है आपका u, है ना, तो -u/2a। a कितना है, a है आपका -g/2, तो -g/2 लिख दीजिए। ठीक, -b/2a, और a जो है आपका उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए ऐसे, और -d/4a करेंगे तो वो जो है वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट यानी कि मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पता चल जाएगा। वैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप एक जो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं ना, v² = a² + 2s, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बता देते हैं, इससे भी हो जाएगा। तो -d/4a माइनस, अब d कितना है, तो साहब d लिखेंगे आप d² - 4ac, तो माइनस लगा दिए b² - 4ac,
तो 4ac, अब c तो है ही नहीं, तो ये तो दूसरा हिस्सा तो गायब ही हो गया, बाई 4a। नाउ अगेन a इज व्हाट, -g/2 ऐसे। तो ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आए, ये कोऑर्डिनेट्स कितने आ रहे हैं बच्चों, तो ये हो जा रहा है कि 2 से 2 कैंसिल, तो u/g कॉमा, यहां देखो कितना आ रहा है, ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल, u²/2g ऐसे। देखो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए पैराबोला का यूज करके। तो अब चूंकि ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एक्सेस या टाइम एक्सेस है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कोऑर्डिनेट्स, तो कैसे लिखेंगे, b का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज u/g, और जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज u²/2g। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये हाइट है, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दिस पार्ट, तो ये हो गया एस मैक्स यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो दिस हाइट इज हाउ मच, दिस इज u²/2g। तो ये सब चीजें बच्चों हम लोग केवल ग्राफ से ही कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा आपको कोई कैलकुलेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज योर एस मैक्स, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज टाइम, सो दैट इज u/g। तो इस तरह से है ना। अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया, तो उसकी वैल्यू पता चल गई कि साहब कितनी ऊंचाई तक जा रहा है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं u²/2g। तो दिस पार्ट इज डन। तो हमने बच्चों देखो कौन कौन से ग्राफ कर लिए इस लेक्चर में। AT ग्राफ हो गया, वो तो सीधा ही था, -g नीचे नीचे रहेगा। फिर VT ग्राफ हो गया, तो वो कैसा था, वो इस तरह से था, इतना एरिया मतलब इतना ग्राफ, जब वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है, 0 हो गई मतलब वो रेस्ट में आ गया, और फिर नीचे जा रहा है मतलब वो क्या हो गया, फिर वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस वाज VT ग्राफ। और AT ग्राफ क्या हुआ, सॉरी ST ग्राफ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इस तरह से जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये जो ST ग्राफ है, इसमें ये पोर्शन है वर्टिकली अपवर्ड मोशन, और ये पोर्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, A से B और B से C। तो ये तीनों ग्राफ का बेसिक आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। डन। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं कि जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद से अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कोई पूछ दे, तब कैसे करोगे? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बाद चलो डिस्टेंस वर्सेस टाइम एक बार और देख लेते हैं। सो लेट्स डू डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ सीखते हैं क्या है। सो लेट अस सी। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो आप ड्रॉ कर रहे थे, तो उसी से डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी आ जाएगा। देखो कैसे, तो थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो बच्चों ये है अपना टाइम एक्सिस, और ये अब डिस्टेंस एक्सिस है। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ये मॉड s है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो देखो सीखो, जब हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ड्रॉ कर रहे थे, तो अभी ड्रॉ लाइक दिस। तो ये था अपना इनिशियल पॉइंट A, ये था टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज B, और ये जब पार्टिकल वापस आया दैट इज C। अब आप ऐसे सोचिए कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस तो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल का कभी कम नहीं होता, तो बढ़ते ही रहता है। डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है उसको, वो तो हमेशा ही मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो पॉजिटिव ही चलता रहता है। तो अगर पार्टिकल नीचे वापस आ रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर इट्स डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, लेकिन उसका डिस्टेंस तो हमेशा ही बढ़ रहा है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग नहीं ना हो रहा है। तो अब अपने को B से C की जो यात्रा है, उसमें भी डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो बी से सी की यात्रा में वो डिस्टेंस आप कैसे शो करेंगे? देखो सिखाते हैं आपको। आप क्या करें कि अगर बी रेफरेंस हो गया तो ये जो आपने बी सी कर्व ड्रॉ किया हुआ है, इस कर्व को एकदम रिफ्लेक्ट कर दें, इस कर्व को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दें, लाइक दिस, ऐसा। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ था, इसको थोड़ा बीच बीच से गायब कर देता हूं, ऐसे ऐसे, क्योंकि ये अब ग्राफ हमारा केवल आपको समझाने के लिए है, ये एक्चुअल ग्राफ तो है नहीं ना। ये पॉइंट सी, अब सी पॉइंट ये, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो ये वाला ग्राफ है और जो ये वाला ग्राफ है, वो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। सोचिए ऐसा ही तो हो रहा है भाई। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो तो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है ना। तो जो आप घटा रहे हैं उसको पलट के ड्रॉ कर दीजिए। तो ये अब जो ग्राफ दिख रहा है, दैट इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस जो है ए से बी में जो रवैया है उसका अब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन हुआ है, तो वैसे ही रवैया फिर बी से सी में, मतलब थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन है। तो अब आप समझ जाइए, इस तरह से डिस्टेंस बढ़ रही है। थोड़ा लॉजिकली भी अगर आप सोचें, देखो बी से डिस्टेंस थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे यहां देखो, ए से बहुत तेजी से बढ़ रही है, फिर थोड़ा स्लो स्लो बढ़ रहा है। तो बड़ा साफ इसको समझना है कि भाई जब आप से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो पहले वेलोसिटी बहुत तेज होगी, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का रेट भी कम हो जाएगा। अब जब वो नीचे गिर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा, लेकिन डिस्टेंस वो तो बढ़ती रहेगी। तो पहले धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वो तेज होता जाएगा, तो फिर तेजी से डिस्टेंस बढ़ेगी और डिस्प्लेसमेंट तेजी से घटेगा। तो ये डिस्टेंस बढ़ रही है तेजी से और ये फिर तेजी से घट रहा है। तो दिस इज योर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये भी आप नोट कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया और डिस्टेंस टाइम हो गया, यही अपने को समझना है। डन।